कल आपका इलास्टिसिटी खत्म हो गया, उसमें हमने डिमांड भी पढ़ा दिया, इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ा दिया, मार्केट डिमांड भी पढ़ा दिया। मैंने जब कहा था कि जब कंज्यूमर आप पढ़ रहे हैं, जब पहला चैप्टर आपने पढ़ा, दूसरा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, मार्केट डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अपने आप को आप क्या मानेंगे, हैं कंज्यूमर। तो अब जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ आप अपने आप को प्रोड्यूसर मानेंगे। दोनों के पर्सपेक्टिव जो है अलग अलग है। कंज्यूमर आप हैं तो आपकी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का जो बातें जो की मैंने वो अलग है, और प्रोड्यूसर अगर जब बन के करेंगे तो डिमांड और सप्लाई में कुछ चीजें अलग होंगी। पढ़ना दोनों में है। वहां भी डिमांड में आपने इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा, डायरेक्ट रिलेशनशिप पढ़ा, आपका वहां पे डाउनवर्ड आपका स्लोप बन रहा था। यहां भी सारी चीजें आप पढ़ेंगे। वहां भी आपने फैक्टर, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट डालेगा डिमांड पे, इंडिविजुअल डिमांड पे, मार्केट डिमांड पे, यहां भी आप फैक्टर पढ़ेंगे कि आपके फैक्टर क्या क्या इफेक्ट डालेंगे डिमांड सप्लाई पे। यहां आप सप्लाई पे पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर का काम क्या है, सप्लाई से यहां पे रिलेटेड है। डिमांड और सप्लाई का यहां पे कन्वर्सेशन होगा कि डिमांड और सप्लाई कैसी डिमांड होगी, सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर है, वो किस चीज की डिमांड करेगा। अगर दाम बढ़ेगा तो यहां भी प्राइस पढ़ना है, रिलेटेड गुड पढ़ना है, इनकम पढ़ना है, ये सारी चीजें यहां भी पढ़नी है। लेकिन यहां पे बस आप एक ध्यान में रखिएगा कि अपने आप को आप यहां पे प्रोड्यूसर मान के चलेंगे। अगर आपने कंज्यूमर मानने की कोशिश की तो फिर सारी चीजें आपका उल्टा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर प्रोड्यूसर। वहां पे हमने डिमांड की डिफिनेशन क्या थे, कोई बताओ? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डिमांड? एनीबॉडी? डिमांड किसको कहेंगे? कॉपी ना पलटो, बताओ। बोलो। रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, वो डिमांड है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम मर्सिडीज गाड़ी ले लें, तो ये डिमांड हो जाएगी। यही पढ़ाया था। गर्ल्स बताओ, व्हाट इज डिमांड? ये पढ़ रहे हो? डिमांड मैंने कहा था कि डिमांड आपकी डिजायर होनी चाहिए, विलिंग, आपकी खरीदने की क्षमता, पॉकेट में पैसे भी तो होने चाहिए। हमारी डिमांड है, डिमांड के साथ डिजायर होना चाहिए प्लस परचेजिंग पावर। मेरी इच्छा है कि मैं मर्सिडीज गाड़ी लूं और पॉकेट में 10 रुपया भी नहीं है, तो ये डिमांड होगी। तो वहां पे हमने बात की थी डिजायर प्लस विलिंग। आपकी इच्छा है लेकिन आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। किस चीज की? परचेजिंग की। अब यहां पे क्या पढ़ेंगे आप? देखो, इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ए प्रोड्यूसर is willing and able to sell at a given price during a given period of time. Willing and able, उसकी इच्छा है, वो चाहता है और वो कर भी सकता है। वो चाहता है कि मेरे, जैसे मान लीजिए हम प्रोड्यूसर का मतलब कि मान लीजिए किसी की शॉप है, उसकी साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान नहीं, साड़ी की, पर्टिकुलर एक क्लॉथ है तो साड़ी की दुकान है, तो उसके पास 50 साड़ी है, उसके पास है, और 50 ही वो बेच सकता है। अगर वो 50 साड़ी है तो 100 साड़ी नहीं बेच सकता है ना। तो यहां कह रहा है कि विलिंग, वो चाहता भी है और उसके पास है भी। तो यहां सप्लाई में ये बात होती, क्योंकि वो सेलर है। और वहां पे आप क्या थे? आप कंज्यूमर थे। आप सेलर नहीं थे, आप कंज्यूमर थे। कि आपकी इच्छा है, क्योंकि आप कंज्यूम करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे तो अपने लिए खरीद रहे हैं, तो आपकी इच्छा भी है और आपकी परचेसिंग पावर भी है, आपकी विलिंग भी है और आप एबल भी हैं उसको खरीदने के लिए। तो आप खरीदना चाहते भी और है भी, लेकिन आप खरीदना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो दैट इज नॉट डिमांड। और यहां पे एक एब्सेंस होगा कि विलिंग तो है लेकिन हम कर नहीं सकते, तो वो सप्लाई भी नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा कि डिमांड किसको कहते हैं और सप्लाई कैसे कहते हैं? मेरे क्लास में श्रोता बन के मत सुनना, मैं बता दे रहा हूं। लिसनर बनकर केवल नहीं सुनना है।
जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर भी आना चाहिए, स्टोरी नहीं सुना रहा हूं मैं। और कल से ना पढ़ के आना, जितना पढ़ा दिया उतना तो कम से कम जरूर पढ़ के आना। ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू नेक्स्ट कमिंग टॉपिक। ऑल टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किया है, ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ऑल नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स। तो जब तक तुमको वो चीजें नहीं आ रही है तो आगे क्या यहां कहानी सुनाने के लिए बैठे हैं? और कल से अगर जवाब नहीं आया तो भी समझना मैं क्या करूंगा। आज जाके किताब कॉपी खुल जानी चाहिए, जितना मैंने पढ़ाया है, चाहे वो स्टैटिस्टिक हो और चाहे वो माइक्रो हो, इंट्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड और जो आज पढ़ा इलास्टिसिटी, मार्केट डिमांड, ये सब बिल्कुल रट के आना। और एक एक से पूछूंगा मैं। ये सोच रहे हो कि बस खाली सर पढ़ा रहे हैं तो कोई इसके लिए नहीं है, इसलिए नहीं आपको ये क्लास ज्वाइन कराया है। और कल रजिस्टर सबका बन जाने, कल मेरे पास सबकी कॉपीज मेरे पास जमा होनी चाहिए। जितना मैंने पढ़ाया है, जो रफ में लिखे हो ना, मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए कॉपी, स्टैटिस्टिक का पूरा। और ये कल मेरे टेबल पे कॉपी आ जानी थी सभी की। It is a defined as quantity of a commodity that a producer is willing and able to sell at a given price during a given period of time. जो प्रोड्यूसर है वो विलिंग भी है और वो कर भी सकता है, उसके पास 100 साड़ी है भी, और उसको सेल भी कर सकता है। इसी को हम सप्लाई कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं, जो फैक्टर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इसको हम, और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सप्लाई को इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे आपने डिमांड में पढ़ा, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ो। जैसे डिमांड में आपने पढ़ा कि पहला इफेक्ट क्या डालता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो यहां सप्लाई भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी सप्लाई पे भी इफेक्ट डालेगा, फैक्टर इसका होगा। और अब रिलेशन यहां पे क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा कि डायरेक्ट रिलेशन होगा। जैसे देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, प्रोड्यूसर ऑफर मोर क्वांटिटी एट ए हायर प्राइसेस एंड वाइस वर्सा। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि अगर दाम बढ़ेगा तो मांग कम होगी। सप्लाई में यहां पे जो प्राइस, और वहां प्राइस इफेक्ट डाल रहा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन डिमांड, उसमें क्या पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, यही पढ़ा था। वो भी एक इनवर्स रिलेशन था, वो इनवर्स रिलेशन था। यहां पे लेकिन प्राइस जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप डाल रहा। अगर किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो सप्लायर उसकी परचेजिंग ज्यादा करेगा। जैसे अगर साड़ी की दाम पहले 2000 रुपया था और अगर वो 5000 रुपया हो गया, 5000 रुपीज हो गई, तो 5000, तो वो उसकी सेलिंग वो और ज्यादा खरीदेगा। देखो इधर पीछे वाला, जब तुम आगे आओ तो तुम, हाँ यहाँ आगे बैठो। There is a direct relationship between price of the commodity and its quantity supplied. Producer offer more quantity at a higher price. देखो, जब चीज का दाम बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर एज ए उसकी परचेसिंग और करेगा। 2000 की 5000 में बिक रहा तो सप्लायर के लिए अच्छा है, वो उसकी और करेगा। तो जब दोनों चीजें अप की तरफ जाएगा तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो यही तो कह रहा है कि प्राइस जो है, जो कमोडिटी और सप्लायर, मतलब जो प्रोड्यूसर है, दोनों के बीच में रिलेशन जो डेवलप कर रहा है वो इनवर्स ना होकर डायरेक्ट है। और डिमांड में क्या था, इनवर्स था कि अगर उसका बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगी, मांग प्राइस घटेगा तो मांग ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा। तो दोनों चीजें कह रहा है कि अगर मान लो दाम घट जाएगा तो उसकी परचेसिंग सेलिंग भी कम हो जाएगी, वो खरीदेगा कम। दाम घटेगा तो प्रोड्यूसर के लिए फायदा नहीं है, वो कहेगा कि हम इतना सामान पे क्यों इन्वेस्ट करें,
तो वो कम खरीदेगा, लेकिन उसका दाम बढ़ेगा तो इसका मतलब कि मार्केट में उसकी सेलिंग ज्यादा होगी, तो वो इसको हम कहते हैं। तो यानी कि सप्लाई में जो प्राइस है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाता है। इतनी बात समझ में आई? डिमांड में क्या पढ़ा था? रिलेटेड गुड्स जो है उसमें कितने तरह के रिलेटेड गुड्स हैं? डिमांड में रिलेटेड गुड कितने थे? कितने? 5 6? कौन बनेगा करोड़पति? नहीं चल रहा। मैंने बताया था कि 2 उसमें गुड्स की बात किया था रिलेटेड गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स, 2 की बात की थी। लेकिन यहां पे रिलेटेड गुड्स तो है, लेकिन यहां गलती सप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड और कंप्लीमेंट्री गुड्स के बारे में नहीं करना है। रिलेटेड गुड है जिसको हम यहां कहते हैं कॉम्पिटिटिव गुड। अब कॉम्पिटिटिव गुड कैसे है? जैसे एक फार्मर है, अपनी जमीन पे वो गेहूं भी उत्पादन करता है और चावल भी करता है। अब वो उसके लिए वीट जो है गुड कंसर्न है और रिलेटेड गुड भी है, राइस भी। राइस आपका कॉम्पिटिटिव रिलेटेड गुड है और गुड कंसर्न है एक दूसरे के लिए। एग्जाम्पल में समझो इसको। मान लीजिए एज ए फार्मर अपनी चीजों का उत्पादन कर रहा, गेहूं का, चावल का भी करता है। उसको पता चला कि आने वाले समय में गेहूं का दाम बढ़ने वाला है, वीट की जो प्राइस है बढ़ेगी, तो वो प्रोडक्शन किसका ज्यादा करेगा? गेहूं का करेगा। और जमीन तो उसकी इतनी है, और कम किसका करेगा फिर? चावल का। और अगर उसको पता चल जाए वाइस वर्सा कि चावल का दाम बढ़ने वाला है, तो वो ज्यादा उत्पादन किसका करेगा? चावल का। और सबसे कम किसका करेगा? गेहूं का। तो ये जो आपस में जो इन लोगों की रिलेशन है, तो इसी को कहा गया है कॉम्पिटिटिव रिलेटेड गुड और गुड कंसर्न। एक उसका गुड कॉम्पिटिटिव होगा और दूसरा उसका कंसर्न, जिसको मेन गुड है वो गुड कंसर्न होगा, और दूसरा जो होगा राइस का वीट जो होगा वो कॉम्पिटिटिव रिलेटेड गुड होगा। ये बात समझ में आई? तो इसमें कैसा रिलेशन बनेगा? क्यों बनेगा? है? क्योंकि एक ऑपोजिट हो रहा। अगर हम किसी का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इसके लिए उसका दाम बढ़ने वाला है, एज ए प्रोड्यूसर समझना, तो दूसरे का उत्पादन वो कम करेगा, यानी कि चावल का उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता है ना। या तो वो या तो प्रोड्यूसर है तो वीट की अगर बढ़ाएगा तो उसको यहाँ पे चावल का घटाना पड़ेगा। अगर चावल के राइस का दाम बढ़ रहा तो वीट को घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों जो आपस में रिलेशन है, जिसको हम रिलेटेड कंसर्न गुड, गुड कंसर्न और कॉम्पिटिटिव में रिलेटेड गुड्स कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा। देखो, an increase in price of related good lead to decrease in supply of good concerned, therefore is an inverse relationship between price of related good and supply of good concerned। बात समझ में आई? तीसरा देखो, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में कॉस्ट क्या इफेक्ट डालता है? कोई चीज अगर प्रोड्यूसर है अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्ट करने पे उसका प्रोडक्शन पे क्या फैक्टर डाल रहा? थर्ड पॉइंट इज दिस। तो पहले जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर कोई सामान बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, तो उसके लिए कुछ इनपुट चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जब दोनों चीजें जब करेगा तो उस पर कुछ लागत आएगी, कॉस्ट आएगा ना, फ्री में तो मिलेगा नहीं रॉ मटेरियल। तो जैसे एक मैन्युफैक्चरर जैसे है, मान लो कोई मैं अगर एक लेबर का एग्जांपल देता हूं, फैक्टर में देखो, ये साड़ी बना रहा, तो कोई कंपनी साड़ी बना रही है, तो साड़ी बनाने में उसका सबसे पहला काम क्या है? रॉ मटेरियल चाहिए साड़ी बनाने के लिए, तो उसके 100 रुपए उस पर खर्च होते हैं। उस पे उसके 100 रुपीज आते हैं। लेबर पे कॉस्ट उसको आता है 200 रुपीज। ध्यान से देखना, टोटल कॉस्ट उसका कितना आया? 300 रुपया। और वो मार्केट में साड़ी को बेचता है 400 रुपया में, तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 रुपया। लेकिन अगर लेबर ने बाद में कहा कि नहीं, हम 200 रुपया नहीं लेंगे, हमको 280 रुपया चाहिए, 280 रुपीज मांगा, ठीक, कॉस्ट उसकी कितनी हो गई? अब 380, और बेच कितने पे रहा? 400। क्योंकि प्राइस जो मार्केट की है
वो अब रोज रोज वो चेंज नहीं कर सकते हैं एज ए प्रोड्यूसर। यहां पे जहां उसको 100 रुपीज की प्रॉफिट हो रहा था, अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपी। तो सप्लायर इसको क्या करेगा? ज्यादा खरीदेगा कि कम खरीदेगा? ये जो है फिर से सोच के बताओ। पहले उसको प्रॉफिट 400 हो रहा था, यानी 100 रुपीज हो रहा था। जब उसकी, क्योंकि लेबर ने बढ़ा दिया, अब लेबर बढ़ा दिया, देना मजबूरी है, क्योंकि उसको 100 रुपीज उसकी रॉ मटेरियल पे लग रहा, वो तो लग ही रहा। अब उसको 80 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा लेबर को। तो कहा नहीं, अगर दोगे तो हम काम नहीं करेंगे। तो जब काम नहीं करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा कहां से? तो कहा ठीक है, मैं 80 रुपीज दूंगा। तो दोनों को जोड़ के 380 आया। अब उसको प्रॉफिट तो हो रहा, लेकिन उसकी प्रॉफिट कितनी हो रही है? कम हो रही है। तो देखो, इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड टू फॉल इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में अगर उसके कम प्रॉफिट हो रहा, मार्जिन ऑफ प्रोड्यूसर एंड इज ए रिजल्ट सप्लाइंग आल्सो डिक्रीजेस। जब उसको कम होगा तो वो कम बनवाएगा ना, वो क्यों ज्यादा बनाएगा? तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? इनवर्स रिलेशन। Therefore, there is an inverse relation between cost of factor of production and supply of the commodity. मैंने पहला ही बात कहा था कि प्रोड्यूसर जो है, अगर उसका मतलब उसकी अगर सेलिंग ज्यादा होगी तो वो उसके लिए अच्छा है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। लेकिन अगर प्राइस अगर घट जाए तो वो उसकी सेलिंग कम करेगा, यानी कि वो खरीदेगा ही नहीं। 2000 की चीज अगर 5000 में मिल रही है तो एज ए सप्लायर, एज ए प्रोड्यूसर उसको वो ज्यादा सेल करेगा। तो इसीलिए उसमें डायरेक्ट प्राइस का जो इफेक्ट डाल रहा वो डायरेक्ट रिलेशन पे जा रहा। चौथा जो इफेक्ट डालेगा, टेक्नोलॉजी। अब बताओ टेक्नोलॉजी क्या इफेक्ट डालेगी? एडवांस टेक्नोलॉजी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू मोर प्रॉफिट एंड एज ए रिजल्ट सप्लाइंग इंक्रीज। इसमें क्या होगा? अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो क्या होगा? इसमें कैसा रिलेशन बनेगा? टेक्नोलॉजी अगर बढ़ गई, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसमें प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसका रिलेशन कैसा बनेगा? इनवर्स बनेगा। देखो इसको नींद आ रही है, इसको देखो, बार मुंह धो, क्या जाओ सोने आया स्कूल क्लास में, जल्दी से आओ। और किसी को नींद आ रही है? टेक्नोलॉजी, मान लो किसी चीज टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू मोर प्रॉफिट एज ए रिजल्ट सप्लाइंग। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन। टेक्नोलॉजी से, भाई अगर टेक्नोलॉजी कोई आ गई तो हम मशीन लगा के प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, और हमारी मशीन में अगर खराबी आ गई तो प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं, तो यहां कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसका जब क्वेश्चन आएगा कि टेक्नोलॉजी आने से क्या फैक्टर इफेक्ट डालेगा सप्लाई पे, तो नो रिलेशन। कैसा रिलेशन बनेगा? तो नो रिलेशन। ठीक है। अदर फैक्टर, आप जैसे एक्साइज ड्यूटी जानते हो क्या होता है? एक्साइज, गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। क्या करती है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्री होती है उस पर सर्विस मतलब चार्ज लिया जाता है, गवर्नमेंट उस पर चार्ज करती है, टैक्स लेती है, उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और कस्टम ड्यूटी जो होती है क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे होता है ना। आप देखो, जैसे मान लो कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे टैक्स लगती है, फैक्ट्री कोई बना रही है, ठीक, कॉस्ट उसका आ रहा 300 रुपीज। अब गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय नियुक्त किया जाता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय क्या करता है? वो टैक्स ही लगाता है फैक्ट्री पे। तो वो कहेगा मैं 20% टैक्स लगाऊंगा, ठीक। अब 20% टैक्स लगाएगा तो कितना हो गया? 60 रुपया, यानी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 360। तो जब उसकी लागत पे ज्यादा होगा, ज्यादा टैक्स लगने पे सप्लाई क्या करेगा? ज्यादा उसको टैक्स लगेगा तो सप्लाई कम कर देगा। लेकिन इसी का ऑपोजिट होता है सब्सिडी। सब्सिडी मैंने समझते हो? जो चीजों को गवर्नमेंट छूट देती है, जैसे गैस पे देती थी, अभी आपका सोलर पैनल पे दे रही है। तो गवर्नमेंट जब किसी चीज को लॉन्च करती है तो उसकी लागत ज्यादा आता है, जो सब मतलब जिसमें सोसाइटी का डेवलपमेंट है। ये ध्यान में रख के जब गवर्नमेंट किसी चीज का किसी प्रोडक्शन को बढ़ाती है तो देखती है किससे? पूरी सोसाइटी का। अब जैसे गैस चूल्हा है, तो क्योंकि अब लकड़ी मिल नहीं रही, कोयला मिल नहीं रहा, तो कह रहे कि ईंधन तो चाहिए,
भाई आदमी कैसे खाना बनाएगा? तो उसने कहा कि सबके घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट आती है वो इतनी महंगी होती है कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इसलिए तो हैं, हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे। तो कहती है जो जितनी लागत आ रहा है इस पे हम सब्सिडी देंगे। मान लीजिए 1500 का सिलेंडर आ रहा, क्योंकि उसकी लागत 1200 से 1500 रुपए आ रहा, तो वो आपको सब्सिडी देके 800 रुपए में दे रही है या 600 रुपए में दे रही है, बाकी वो गवर्नमेंट पे कर रही है। आपको कुछ समय तक के लिए सब्सिडी, उसका मेन उद्देश्य है कि घर घर तक सबको सिलेंडर पहुंच जाए। सोलर पैनल अभी सब्सिडी मिल रहा, अब शायद गैस पे नहीं मिलता है, लगभग सबके पास सिलेंडर हो गया। अब सोलर पैनल अभी सबके घरों में नहीं लगा, तो इस पे गवर्नमेंट जैसे आपकी लगेगी तो आपका उस समय तो पैसा लगेगा, बाद में उतना अमाउंट रिड्यूस करके आपके अकाउंट में आ जाता है, तो उसको हम सब्सिडी कहते हैं। तो जब सब्सिडी मिलेगी तो प्रोड्यूसर ज्यादा उत्पादन करेगा कि कम करेगा? ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको तो कम हो गया। और एक्साइज ड्यूटी जब लग रही है तो उत्पादन कितना करेगा? कम करेगा। तो ये देखो, इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसका 360 रुपया, 300 उसकी कॉस्ट आ रही है और उसको कितना देना पड़ रहा? 60 रुपया। तो उसकी लागत से ज्यादा जब लगेगा तो वो प्रोडक्शन करेगा? नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज, वो क्या करेगा? उसकी सप्लाई प्रोडक्शन डिक्रीज कर देगा। देयरफॉर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एक्साइज ड्यूटी एंड सप्लाई। सप्लाई और एक्साइज ड्यूटी के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। सब्सिडी में देखो, रिलैक्सेशन बाय द गवर्नमेंट, उसकी कॉस्ट कितनी है? 300। गवर्नमेंट ने उसको 100 रुपए की छूट दे दी तो 200 रुपया। अब उसका क्या होगा? सप्लाई, सब्सिडी बढ़ेगी तो साड़ी का क्या उत्पादन बढ़ाएगा? वो प्रोडक्शन और करेगा क्योंकि उसको सब्सिडी मिल गई। तो ऐसा रिलेशन कैसा होगा? डायरेक्ट रिलेशन। सब्सिडी इंक्रीज देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, देयरफॉर देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्सिडी एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। इससे यहां दो क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर ये रिलेशन बताओ एक्साइज में और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? एक्साइज और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? इनवर्स है कि डायरेक्ट है? डायरेक्ट है। यही पढ़ाया मैंने, यहां लिखा हुआ सुनना ही नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। इनवर्स रिलेशन। और सब्सिडी और सप्लाई में, फिर से बताओ, एक्साइज और सप्लाई में, और सब्सिडी और सप्लाई में, फिर से बोलो, इनवर्स और सप्लाई, एक्साइज और सप्लाई में, और सप्लाई और सब्सिडी और सप्लाई में डायरेक्ट। अब यहां आओ, डिमांड फंक्शन पढ़ा था, क्या था डिमांड फंक्शन में? डिमांड फंक्शन का सिंबल बताओ। इसको नहीं देखना, बताओ डिमांड का, ये तो सप्लाई का है। बताओ फैक्टर क्या क्या था डिमांड का? कल से पिटोगे तुम। फैक्टर में प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा था रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और पांचवा अदर। ये 5 फैक्टर थे। यहां पे कुछ चीजें चेंज होंगी, जैसे प्राइस है, रिलेटेड है, एफ फॉर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफ से प्रोडक्ट फैक्टर की बात कर रहा, और टी फॉर टेक्नोलॉजी, वहां टी फॉर क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और सप्लाई में क्या हो रहा? टी फॉर टेक्नोलॉजी, और ओ फॉर अदर्स फैक्टर। वहां अदर्स में क्या था? फैशन। और यहां अदर्स में एक्साइज ड्यूटी और सब्सिडी। ये दोनों को जब कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो डिमांड भी समझ में आएगा और सप्लाई भी समझ में आएगा, और नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? और इसी में एक इलास्टिसिटी और डिमांड भी है। अब आओ, इट इज द, यहां देखो, इट इज द टेक्निकल फंक्शन which gives the relationship between supply of a commodity
and it's determined. क्यों ऐसा होता है? इन सब मैंने उसमें कहा था कि एक को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब मेन सबसे ज्यादा फैक्टर क्या इफेक्ट डालता है? प्राइस डालता है। बाकी मैंने कहा था ना किसी का और थप्पड़ याद नहीं रखना है, पापा वाला रखना है, तो बाकी कांस्टेंट कर दिया। मेन फैक्टर यहां भी प्राइस कर रहा है। इट इज ए टेक्निकल फंक्शन विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिटरमाइंड। इसके लिए लॉ बनाया गया, लॉ ऑफ सप्लाई, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इट स्टेट दैट बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, एक नाम बताया था हमने, ऐसा क्यों होता है, कांस्टेंट क्यों हो रहा, क्यों मैंने कहा था कि फादर का थप्पड़ याद रखना, बाकी को नहीं रखना है। उसको क्या नाम दिया गया था डिमांड में? ये नहीं कहा गया था सेटेरस पैरिबस, एक नाम दिया गया था। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। रहा था ना? कुछ एजम्पशन भी होते हैं, ऐसा क्यों होगा? एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड रिमेन कांस्टेंट, पीआर जो है कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट चेंज, तभी होगा ना। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी सब्सिडी डू नॉट चेंज। ओ जिसको कह रहे हैं, चलो लिखो इतना, राइट डाउन, लिखो। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये कीवर्ड है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ले जाओ उधर से। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग and able to say, willing and able, ये जरूर दो वर्ड होने चाहिए, to sell at a given price during a given period of time, during a given period of time. It is defined as quantity of a commodity that a producer is willing and able to sell at a given price during a given period of time. दूसरा हेडिंग डालो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ब्रैकेट में लिखना, और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। पहला लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम सिंबल लिखते हैं पीएक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पीआर होगा तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई होगा तो क्या होगा? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डी होगा तो क्या होगा? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिमांड में, और सप्लाई में क्या होगा? टेक्नोलॉजी। ओ का मतलब क्या हुआ डिमांड में? अदर्स, अदर्स में क्या आएगा? फैशन, और इसमें अदर्स में क्या आएगा? एक्साइज एंड सब्सिडी। चलो, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन price of the commodity there is a direct relationship between price of the commodity and its quantity supplied, therefore producer offer more quantity at higher prices
and vice versa, at higher prices and vice versa. देखो प्राइस भी बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगी, तो ये सारा रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। तो ये एरो बना लेना, ये प्राइस है और ये सप्लाई है, एस फॉर सप्लाई, पी फॉर प्राइस। और यही उल्टा होगा, दाम घट गया तो सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो उतनी सेल नहीं करेगा, तो वो नीचे की तरफ एरो आएगा। हो गया? चलो, नो सर, यस सर, लिखो। फिर लिखो प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, ऑब्लिक देके लिखना कॉम्पिटेटिव गुड्स, पीआर। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड ऑब्लिक कॉम्पिटेटिव गुड्स, पीआर। इसमें लिखो एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एन इंक्रीज in price of related goods lead to decrease in supply, lead to decrease in supply of good concerned, in an increase in price of related good lead to decrease in supply of good concerned. Therefore, प्राइस अगर वीट की बढ़ रहा है, इसकी वीट की प्राइस बढ़ रही है, तो ये डिक्रीज किसका करेगा? राइस का, क्योंकि उसको उससे ज्यादा प्रॉफिट होना है। तो इस दोनों में जो रिलेशन बनेगा वो इनवर्स रिलेशन बनेगा। ठीक है? Therefore is an inverse relation between, ये कीवर्ड होने चाहिए आपके आंसर में। टीचर अगर आपके ये दो वर्ड नहीं दिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न, देयरफॉर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न। आगे बढ़े। तीसरा लिखो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको एफ कहा गया है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ध्यान रखना इनपुट और रॉ मटेरियल, एग्जांपल में लिख लेना इनपुट एंड रॉ मटेरियल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोड्यूसर जो है, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो सप्लाई करेगा, और उसको इनपुट पे ज्यादा, मतलब ये सब चीज प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कम करेगा। राइट डाउन, एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन leads to fall in profit, leads to fall in profit, margin of producer, and as a result supply, and as a result supply also decreases, and as a result supply also decreases. कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स। देयरफॉर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में होगा? तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, वो उसपे दोनों के बीच में रिलेशन हो रहा है ना, कि अगर उसमें उसकी लागत ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट कम होगा, तो क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा बिटवीन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। हो गया?
फोर्थ पॉइंट लिखो, टेक्नोलॉजी, सिंबल होगा टी, यहां ब्रैकेट में लिख लेना एडवांस्ड। किसी के, यहां से पहले रुक जाओ, सुनो पहले, यहां पे थोड़ा सा इसको समझो क्यों नहीं रिलेशन बन रहा। मान लो अगर कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। भाई जो चीजें हम लेबर कॉस्ट पे बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के आने से हम, हमारी कॉस्ट मशीन पे आ गई ना, तो मशीन पे कॉस्ट आने पे प्रॉफिट का लेना देना नहीं, वो तो प्रोडक्शन बनाएगी। और अगर मशीन में खराबी आ गई तो प्रोडक्शन आपका कम होगा। तो यहां कोई रिलेशन को लेके कोई चर्चा नहीं है। तो यहां पे आएगा कि टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा, प्रोडक्शन उसका हो रहा। वन टाइम उसने मशीन खरीदा तो प्रोडक्शन कर रहा। तो कह रहा कि टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू मोर प्रॉफिट एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई इंक्रीजेस। लिखो, टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू मोर प्रॉफिट एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई इंक्रीजेस। एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी मतलब इसमें अगर कोई टेक्निकली फॉल्ट आ गई, खराब हो गया, डैमेज हो गया। अदर फैक्टर लिखो, लिखो अदर फैक्टर में क्या है, एक्साइज ड्यूटी। इसमें लिखो ये क्या है, इट इज ए टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। पहले इसको एक लाइन में लिखो, एक्साइज ड्यूटी क्या है। एक्साइज ड्यूटी इट इज ए टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। इसमें लिखो इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी लीड्स टू, increase in excise duty leads to increase in cost of production. Increase in excise duty leads to increase in cost of production, and as a result supply of commodity decreases. Increase in excise duty leads to increase in cost of production, and as a result supply of commodity decreases. Therefore there is an inverse relation between excise duty and supply. कल कॉपी सबकी पूरी होनी चाहिए, और कल कोई एब्सेंट हुआ तो फिर घर से बुलवाएंगे। जितना पढ़ा दिया, नीट एंड क्लीन। इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस। देयरफॉर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्साइज ड्यूटी एंड सप्लाई। हो गया। उसमें दूसरा लिखो सब्सिडीज, इट इज द रिलैक्सेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। पहले तो सब्सिडी के बारे में लिखो है क्या, तो इट इज ए रिलैक्सेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट छूट देती है। इसके बाद इनका लिखो इफ सब्सिडी इंक्रीज then cost of production fall, and as a result supply of commodity, increases। हो गया।
It's if subsidy increase, then cost of production fall, and as a result, supply of commodity increases. Therefore, there is a direct relation between subsidy and supply of the commodity. There is a direct relation between subsidy and supply of commodity. हो गया? अब लिखो सप्लाई फंक्शन, हेडिंग डालो सप्लाई फंक्शन। पीएक्स फॉर क्या होता है? पीआर फॉर प्राइस और रिलेटेड गुड, एफ फॉर कॉस्ट ऑफ फैक्टर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ओ फॉर क्या क्या अदर फैक्टर में एक्साइज और सब्सिडी। ठीक, अब इसमें लिखो, और एस एक्स मतलब, एस एक्स का मतलब सप्लाई। चलो लिखो, इट इज ए टेक्निकल फंक्शन, इट इज ए टेक्निकल फंक्शन which gives the relationship, it is a technical function which gives the relationship between supply of a commodity and its determinants. And its determinants. तो दूसरा हेडिंग डालो इसमें, लॉ ऑफ सप्लाई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके लिए कुछ लॉ है? और ब्रैकेट में लिखना क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इट स्टेट दैट बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, मतलब इसमें कहा ना कि इसको कांस्टेंट कर देंगे, ये सारी चीजों को, पी आर एफ टी और ओ। मेन इफेक्ट क्या डाल रहा था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये कह रहा इट स्टेट दैट द बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट, जिसको हम सेटेरिस पैरिबस नाम दिया गया है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, अगर इनको हम कांस्टेंट कर दें तो सप्लाई और उसमें रिलेशन कैसा बनेगा? तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। एजम्पशन क्या होगा इसका? एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखो इसी को कह रहा, रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड रिमेन कांस्टेंट, पीआर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट चेंज, एफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टी अदर फैक्टर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी एंड सब्सिडी डू नॉट चेंज, ओ। ये इसके एजम्पशंस हैं। जब ये चीजें रहेंगी तब आपके उस पे रिलेशन जो सप्लाई का है डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। तो दिस ऑल पॉइंट्स आर द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लिख लिया इसको? अब आगे आओ, लिखो।
हो गया। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इसके बाद आता है सप्लाई शेड्यूल। ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। इट इज ए टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ द गुड। ये देखो, ये शेड्यूल है, यहां ध्यान देखो, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। जब प्राइस 5 रुपीज था तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 500 यूनिट्स। जब 8 रुपीज मतलब प्राइस हमारा 8 रुपया हो गया तो हमारी क्वांटिटी